हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रॉइस एंड पीसीएस। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशंस की जब बात होती है उसमें अभी तक जो हमने कवर कर लिया, जस्ट अ मिनट, अभी तक जो हमने कवर कर लिया वो करा कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन का, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। अब हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है स्टेट फील्ड में कैसे एग्जिस्ट करती है। इस टॉपिक का मतलब है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द स्टेट फील्ड का मतलब है कि किस प्रकार से जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है लॉ मेकिंग की, उसके डोमेन में घुसकर पार्लियामेंट इंटरफेरेंस कैसे दिखा सकता है। अब ये जो इंटरफेरेंस है, एक बात याद रखना, ये इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है एबनॉर्मल सिचुएशंस की, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की। और जब हम ये वाली लाइन बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द स्टेट फील्ड, यानी कि वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या होते हैं, यूनियन लिस्ट अलग है और ये स्टेट लिस्ट से स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में एक दीवार है। एबनॉर्मल सर्कमस्टांस क्या होगा, ये जो यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट की जो दीवार है ये टूट जाएगी और जहां पर अभी तक यूनियन लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की प्रक्रिया जो अभी तक पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लिस्ट में से कानून बनाने की प्रक्रिया स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, तो स्टेट लेजिस्लेचर की मर्यादा को भंग करते हुए, उसकी पावर की मर्यादा को भंग करते हुए और खुद अपनी पावर को एक्सटेंसिव तरीके से यूज करते हुए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में, सॉरी, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को ओवरकम करता हुआ इंटरफेरेंस दिखाएगा। और इसलिए ये सिचुएशन कहलाती है, दिस इज एबनॉर्मल सिचुएशन। ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये होगा कैसे, इसको डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया, अब बात करते हैं पूरी पिक्चर की। हमने अभी तक जो एक स्कीम ऑफ लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्कीम अभी तक हमने पढ़ी है, अब वो स्कीम क्या है, हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हमारे संविधान में एक शेड्यूल है जिसका नाम है सेवेंथ शेड्यूल। इसके अंतर्गत 3 तरह की लिस्ट होती है। इसके अंतर्गत 3 तरह की लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकता है। एक स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ कानून बना सकता है। एक कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्लैश हो जाए नेशनल लॉ या स्टेट लॉ में, तो किसकी पावर प्रिवेल करेगी, किसकी पावर प्रिवेल करेगी, सेंटर की। और इसके अलावा कुछ होते हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, कुछ होती है रेसिडुअरी पावर्स, और ये किसके डोमेन में आती है, सेंटर के डोमेन में आती है। अब ये जो चीज है, राइटर आपसे यहां पर ये बोल रहा है कि इस प्रकार का जो 7th शेड्यूल के अंतर्गत ये जो लिस्ट सिस्टम है, इस तरीके से सेंटर और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल टाइम्स में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने आपको यहां पर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही ये नॉर्मल सर्कमस्टांस वाली बात बताई थी। ठीक है, कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की, एबनॉर्मल सिचुएशंस की, जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है अपना रेगुलर जो दायरा होता है यूनियन लिस्ट के डोमेन को संभालने का, उस दायरे को तोड़कर वो स्टेट लिस्ट में इंटरफेरेंस अपनी दिखाता है। तो स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस के टाइम पर इट इज ईदर मॉडिफाइड और सस्पेंडेड। या तो जो हम लोग कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का डोमेन स्टेट लिस्ट तक ही सीमित रहेगा, यूनियन लिस्ट का जो डोमेन है वो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ये चीज, ये कहना, इस तरीके का पावर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डिराइव फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये या तो मॉडिफाई हो जाता है दोस्तों, या सस्पेंड हो जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इस चीज को आसान भाषा में समझें तो राइटर कह रहा है आपसे, संविधान जो है 100 बातों की एक बात, संविधान जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है, कीवर्ड पे प्लीज ध्यान देना जरा, कानून बना सकता है किसी भी मैटर पर, किसी भी मैटर पर जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है, जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है। अब ऐसा जो पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट लिस्ट में जो बास्केट है उसको, उनमें जो भी टॉपिक्स गिवन है उन टॉपिक्स को छेड़ते हुए कानून बनाना, ये जो है पार्लियामेंट कर सकता है 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। ये हमने यहां पर इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था जब हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा जो पार्लियामेंट है वो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कर सकता है। ये देखो एक ही लाइन थी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड अंडर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, और जिसमें सेंटर का कंट्रोल जो है वो स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर आ जाता है। अब इन्हीं 5 को हम लोग समझने वाले हैं। मैंने आपसे को कहा था चैप्टर प्रोसीड होने दो, हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आज आपके सामने वो डिस्कशन है। एक बात याद रखना, ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने जा रहे हैं, कहने का मतलब ये कि मैं डिटेल में एनालिसिस के साथ आपको उसको कवर कर पाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, आप सबसे पहले इन ब्लैक वाली जो 5 हेडिंग्स होंगी ना, मैं मेंशन कर देता हूं। राज्यसभा जब एक रेजोल्यूशन पास करे तब कोई भी स्टेट लिस्ट का कोई भी जो टॉपिक है वो निकाल कर नेशनल लेवल का कानून बनाया जा सकता है। दूसरा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर अंडर आर्टिकल 352। तीसरा, जब स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे, दो से ज़्यादा स्टेट्स के सेंटर को बोले कि हम पार्लियामेंट को बोले हम नेशनल लेवल का कानून बनवाना चाहते हैं इसके ऊपर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर, यानी कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए। अब जैसे ये जो पॉइंट नंबर 2 था, ये है आर्टिकल 352 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और जो पॉइंट नंबर 5 है इट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहले आप इस टॉपिक को जब पढ़ोगे सेल्फ स्टडी के टर्म्स में, ये 5 जो ब्लैक हेडिंग्स हैं इनके रट्टे मार लेना। पहले इनका रट्टा इसलिए मार लेना, समझ में तो आ जाएगा आपको बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे। प्रीलिम्स के अंदर ऑब्वियसली बात है, इतना डीप रूटेड जो है वो हो सकता है कि एक एस्पेक्ट से इसी के ऊपर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाए सिर्फ इस इतने वाले पैराग्राफ को पकड़कर। लेकिन अगर 5 सर्कमस्टांसेस यूपीएससी को आइडेंटिफाई करवानी होंगी तो हो सकता है वो इनमें से कोई भी 4 दे और बोले इनमें से कौन सा सर्कमस्टांस नहीं है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, या फिर पांचों दे दे, ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट, ओनली 4 आर करेक्ट। रिकॉलिंग कैपेसिटी के ऊपर अगेन आपका टाइम वेस्ट करवा सकता है यूपीएससी इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि कोई इसको इतने पेशेंस से पढ़े और एग्जाम की डेट तक इसको याद रखे, कंसिडरिंग द वास्ट एक्सपेंस ऑफ सिलेबस। इसलिए आप सबसे पहले इन 5 ब्लैक हेडिंग्स के रट्टे मारना, इन 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस को समझने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले सर्कमस्टांस की। राज्यसभा जब एक रेजोल्यूशन पास करे, आप लोग अभी तक लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते ये वाली बात तो जानी गए होगे कि अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी टॉपिक जो गिवन है उसको निकालकर अगर नेशनल लेवल का कानून अगर हमें बनवाना है, हमारे देश में शाइनी इन सबको बताओ, एक ही हाउस
सक्षम है ये वाला चीज करवाने के लिए, बिना उसके और कोई हाउस नहीं छेड़ सकता कि स्टेट लिस्ट में से निकालकर हम नेशनल लेवल का कानून बनाते हैं। कौन सा हाउस है शाइनी वो? सबसे पहले वो बॉडी कौन सी है? स्टेट लेवल की बॉडी है कि नेशनल लेवल की बॉडी है? क्या नाम है उस बॉडी का, बताओ इन सबको। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में फिर कौन सा हाउस है वो? राज्यसभा, अपर हाउस। ठीक है। लोकसभा कैसे भी करके ये वाला काम कर सकता है क्या कि वो रेजोल्यूशन पास कर दे? ऐसा नहीं ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हालांकि इसको बोला गया है, फायका इसको बोला गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस, लेकिन ये वाला जो सर्कमस्टांस है ये पीसफुल है। ये पीसफुल है कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है और फिर जाकर स्टेट लिस्ट में से कानून, एक टॉपिक निकालकर नेशनल लेवल का कानून बनाया जा रहा है। इज इट अ पीसफुल प्रोसेस? नहीं शायनी, पीसफुल प्रोसेस है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा के पास जो पावर है उसमें आप किंतु परंतु करोगे भी तो उसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ शायनी, अपन कितनी भी चीखम चिल्ली कर ले कि मनी बिल जो है वो राज्यसभा के पास भी होना चाहिए, वहां पर भी पास होना चाहिए, उसका जब है ही नहीं, वो दायर ही नहीं उसका, तो उसमें रोने गाने से क्या फायदा? ये पीसफुल प्रोसेस है। लेकिन शाइनी अब आप अगला टॉपिक समझो तो देखो आपका आंसर करेक्ट होगा। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है तो ये पीसफुल प्रोसेस है क्या? नहीं है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर अगर ऐसा हो रहा है तो ये पीसफुल प्रोसेस है क्या? नहीं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के टाइम पर पीसफुल प्रोसेस है क्या? नहीं है। पता क्यों नहीं है? बहुत बार जब राज्य की सरकारें अटकले, अड़बंगे, हर्डल्स जब पैदा करती हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लागू करवाना होता है, साइन करना होता है, बहुत सालों तक वो चीज़ अटकी हुई रह जाती है अगर राज्य की सरकार के बीच में और सेंटर के बीच में एक आपसी तालमेल अगर अच्छा ना हो। ये वाला काम शाइनी, वेस्ट बंगाल की सरकार अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज, ये जो प्रेशर जो है ये लागू करती है, इस तरीके का प्रेशर क्रिएट करती है। होता है ऐसा कि नहीं होता बताओ? बहुत बार हम लोग बांग्लादेश के साथ इतने टाइम तक समझौता वगैरह नहीं कर सके, जो टीस्टा एग्रीमेंट्स वगैरह, रिवर टीस्टा एग्रीमेंट वगैरह है, बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बांग्लादेश के साथ इन्फोर्स करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत बार वेस्ट बंगाल की सरकार की वजह से नहीं हो पाता। और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल वेस्ट बंगाल की सरकार के इंटरेस्ट को मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में वेस्ट बंगाल को शामिल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कह सकते ना हम लोग शायनी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए वेस्ट बंगाल की आपकी जो जो जिसको आप इंडिया एज ए यूनियन कह रहे हो उसका एक एलिमेंट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाम से आप उसके इंटरेस्ट को दरकिनार कर दोगे, है ना। हमें आपसी समझौते से सारे काम करने पड़ते हैं, राइट, है ना। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद ये वाला सरकमस्टांस बताओ, जब स्टेट खुद एक रिक्वेस्ट जो है वो करें तो ये पीसफुल है कि ये जो है ये एक हर्डल क्रिएट करेगा? पीसफुल है। ऐसे आइडेंटिफाई करना सीखा करो, ठीक है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हर किसी की लेबलिंग भी करते चलेंगे। लेबलिंग इन द सेंस हम हर किसी को ग्रीन टिक और रेड टिक देंगे कि क्या चीज़ पीसफुल है और क्या चीज़ पीसफुल नहीं है। तो सबसे पहला सरकमस्टांस क्या है? क्या ये पीसफुल प्रोसेस है? ऐसा करना पीसफुल है, ठीक है। लेकिन सारे जो सरकमस्टांस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टांसेस है, ठीक है। चलो डिटेल में आप पहले वाले एस्पेक्ट को समझते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करता है कल को कि देश के सामने कुछ ऐसी चुनौती है, ऐसे सरकमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं कि ये अनिवार्य हो गया है, ये नेसेसरी हो गया है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट जो है इट शुड मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे जैसे लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। या फिर कोई भी मैटर, जैसे उन्होंने पहले तो जीएसटी लिख दिया, अब आप कहोगे जीएसटी का यहाँ पर क्यों आ रहा है? वो एक एग्जांपल के तौर पर राइटर आपको खुद बता रहा है और बोल तो रहा है यहाँ पर कि कोई सा भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में मौजूद है, अगर राज्यसभा को लगता है, कीवर्ड ये है, इफ इट फील्स दैट इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट इज नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए उसके ऊपर। जैसे जीएसटी हो गया, और जीएसटी किसको प्रभावित करता है फायका? कल मैंने बताया था आपको जी, हाँ
फिजिकल फेडरलिज्म, गुड। आपने बोला ना शायनी, गुड, फिजिकल फेडरलिज्म, ठीक है। या कोई सा भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन हो। अगेन जब आप इस टॉपिक को पढ़ो इत्मीनान से, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते जाना। क्या बार बार देखो कि स्टेट लिस्ट में पहले कितने सब्जेक्ट्स थे, पहले 66 थे और अभी कितने हैं, अभी 59 है, ठीक है। बाकी कहाँ निकल के चले गए थे, जैसे जो हमने 5 अलग करे थे उसको हमने कहाँ से निकाल कर कहाँ भेज दिया था, बताओ, कल पढ़ाया था मैंने आपको, हाँ, कंकरेंट लिस्ट में भेज दिया था, गुड, ठीक है। उन 5 के नाम कोई रिकॉल कर सकते हो आप में से कोई? वेट्स एंड मेजर्स, हाँ हाँ शाइनी, एक बार पहले आप बोलो नंबर 1 वेट्स एंड मेजर्स, और जितने रिकॉल कर सकते हो करो, कोई बात नहीं, बाकी मैं दिखा दूंगा। फॉरेस्ट नंबर 2, एजुकेशन नंबर 3, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, ठीक है। एक्चुअली इन सब चीज़ों को देखो, सही है शाइनी, बढ़िया। लेकिन इन सब चीज़ों को आप लोग देखो बिल्कुल टिप्स पर याद करो। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ रहे हो डेली इस चैप्टर को करते चलो, इंपॉर्टेंट है 2024 के परस्पेक्टिव से वाला चैप्टर। एक है एजुकेशन, फॉरेस्ट, फील्ड्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। उसके बाद जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, हर कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है यहाँ पर निर्माण करना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि लॉ एंड जस्टिस के मामले में एक हमारा पॉइंट हो गया, एक पशु पक्षियों के मामले में हो गया, एक वेट्स एंड मेजर्स हो गया, एक जंगल हो गए और एक शिक्षा हो गई, एजुकेशन। ये 5 टॉपिक हैं, ठीक है। रिवीजन आप लोग सब अपनी स्ट्रॉन्ग रखा करो कि कोई भी पॉइंट जो आपसे जो पूछा जा रहा है, कंसिडर एवरी डे एज योर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू डे। रिकॉलिंग कैपेसिटी को भी बहुत फोकस करो। मैं बार बार आपको बोलता हूँ वो वाला काम सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है और कोई तरीका नहीं है उसका, आजकल की ज़माने में तो और कोई तरीका नहीं है उसका। तो राज्यसभा अगर ये डिक्लेयर करता है कि ये नेसेसरी हो चुका है नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट को लॉज बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, या कोई सा भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में हो, तो पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल सक्षम है, पार्लियामेंट बिल्कुल सक्षम है, इट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन दैट मैटर। अच्छा यहां पर एक मुझे एक बात बताओ, पार्लियामेंट जो अगर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है कि वो स्टेट लिस्ट में कोई सा भी जो मैटर है उसके ऊपर लॉ बना सकता है, एक तो हो गया ये वाली लाइन का मीनिंग कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे, ठीक है, सॉरी इसके आगे एक वर्ड अटैच कर दूं कि पार्लियामेंट ये जो सक्षम हुआ है, इसको ये सक्षमता मिली है उसके एक अपर हाउस की वजह से जिसका नाम है राज्यसभा, तब पार्लियामेंट जाके सक्षम हुआ है। दोनों बातें अलग अलग बातें हैं कि नहीं है पहले बताओ। एक तो लेमैन लैंग्वेज में ये बोल देना कि पार्लियामेंट सक्षम है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक में से निकालकर कोई कानून बना सकता है, लाइनों का फर्क हो जाता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, प्रीलिम्स की लाइनों में इंटरप्रिटेशन का फर्क हो जाता है, लाइनों को पहचानने का फर्क हो जाता है। आपको एक लाइन आ जाए कि पार्लियामेंट सक्षम है, कॉम्पिटेंट है स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को निकालकर कानून बनाने के लिए, आपका दिमाग जो है वो गहराई में जाके ये इंटरप्रेट करके उस स्टेटमेंट को ठीक कर देगा कि हाँ अगर ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है तो पार्लियामेंट का एक हाउस राज्यसभा होता है। मैंने पढ़ा तो ऐसा, मुझे अच्छे से याद तो है, मेरे नोट्स में लिखा तो हुआ था कि राज्यसभा ये वाला काम कर सकता है। ध्यान से देखो, समझो उस चीज को। यूपीएससी जितनी स्टेटमेंट आपको दे रहा है उतनी ही बात करो, अपने दिमाग में चू चपड़ मत करो फालतू की। जो शब्द आपके सामने गिवन है उसको उतना ही फेस वैल्यू पे उतना मानो, डेप्थ लेवल में जाकर खुद से एनालिसिस और खुद की इंटरप्रिटेशन मत करो उन सब्जेक्ट्स के पीछे हिडन वर्ड्स की। राइट आंसर आप जानते हो, लेकिन वो ट्रैप लेवल तो समझ जाओ आप उसका, वो क्या पूछ रहा है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इन 3 लाइनों में जो डिस्कशन हमारी बनती है वो ये बनती है, प्लीज समझो इस चीज को, इसका नोट भी बनाओ अगर आपको बनाना है तो, कि पार्लियामेंट, कीवर्ड देखो पार्लियामेंट, ये वाली गलती क्योंकि मैं किसी एक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में कर चुका हूं तो इसलिए मुझे पता है वाली बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पार्लियामेंट
बिकम्स कॉम्पिटेंट, होता नहीं है पहले से, बनाया जाता है सक्षम। कौन बनाता है उसको ये सक्षम कि वो लॉ बना सके, लॉ बना सके ऐसे किसी भी मैटर पर जो कि गिवन है स्टेट लिस्ट में, ये सक्षमता उसको मिलती है राज्यसभा की मदद से। और कल को प्रीलिम्स में अगर ये लाइन आ रही है कि राज्यसभा जो है वो सक्षम है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को निकाल कर वो नेशनल लेवल का कानून बनवा सकता है, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन राज्यसभा उस कानून को जब निकाले, उस टॉपिक को निकालेगा कानून बनाने के लिए, इसके अंदर एक तीसरी इंटरप्रिटेशन और है। वो कानून खुद नहीं बनाता है, उसको जब ये लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज होनी चाहिए, इसके ऊपर नेशनल लेवल का लॉ होना चाहिए, तो वो ये मानता है। ध्यान से देखना, एक और कीवर्ड दिखाता हूं, हिडन एस्पेक्ट इसका। तब राज्यसभा को लगता है, राज्यसभा खुद कानून नहीं बनाता है, आपको खुद भी पता है ये वाली बात यार, अगर आप अच्छे से जानो, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हुए ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये वाली चीज अच्छे से जानते हो, बहुत लोग आप में से गहराई में ये वाली चीज पढ़ चुकी हैं बहुत बार इतने महीनों में, कि कानून बनाने के लिए दोनों हाउसेस अनिवार्य हैं एक्सेप्ट मनी बिल। इसके अलावा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता। मनी बिल में से भी एक, कहते हैं ना, एक शगुन पूरा करना पड़ता है कि राज्यसभा में फॉर्मेलिटी के लिए भेजना तो है ही उसे, फिर 14 दिन के अंदर वो जो मर्जी करे चाहे ना करे उसके ऊपर, तभी वो पास हो जाएगा, लेकिन एक शगन के तौर पर भेजना तो है ही उसे वो लिफाफा, बिल का लिफाफा। ऐसे ही यहां पर क्या है, राज्यसभा अपने आप से कैसे कानून बना लेगा? राज्यसभा को जब लगता है तो वो पहले करेगा टॉपिक की चेरी पिकिंग, उसके बाद उसको लगता है जब उसने टॉपिक को उठा लिया, फिर वो पार्लियामेंट को बोलता है कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस। चौथी इंटरप्रिटेशन और सुन लो, वो सच में नेशनल लेवल का कानून राज्यसभा ने अगर उसको निकाला वो बन ही जाएगा क्या? ये अनिवार्य नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता। अरे भाई, उसके निकालने से क्या होता है कि उसको लग रहा है कि नेशनल लेवल का कानून बनवा देना चाहिए। शाइनी, वो पास भी तो होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, प्रेसिडेंट का एसेंट भी तो मिलना चाहिए। चलो पास भी हो गया, मैं फिर भी क्यों कह रहा हूं कि अनिवार्य नहीं कि वो बनी जाएगा। प्रेसिडेंट अपनी वीटो का इस्तेमाल करके उसको लटका नहीं सकते हैं क्या? क्यों शाइनी? ये कहीं पर श्रेया मस्ट कंडीशन होती है क्या, कि राज्यसभा को जब फील हुआ कि स्टेट लिस्ट का कोई भी टॉपिक है वो नेशनल लेवल का कानून बनना चाहिए, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर एसेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल, अगर वो दोनों हाउसेस में पास हो गया। ये कहीं लिखा हुआ है संविधान में? कुछ पढ़ा है हमने ऐसा पार्लियामेंट के चैप्टर में? बिल्कुल नहीं। ये 4-5 तरह की इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपको बताई, आई होप आपने लिख ली होंगी, ठीक है? और इसको अच्छे से रिकॉल करना। ये इसके पीछे, इन 4 लाइनों के पीछे 4 हिडन एस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि लक्ष्मीकांत आपको पेश नहीं करेगा, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे हाँ भाई सुना सुनाया तो है, लेकिन अब ये ट्रैप कर रहा हूँ मैं, इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहा या निकल नहीं पा रही हूँ। और ये होता है टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस, जो इजी बहुत होते हैं। बस क्या होता है, आप क्योंकि भागदौड़ में थे, मुझे 3 दिन के अंदर अपनी लक्ष्मीकांत कवर करनी है, तो दिमाग ने कभी इतनी शांति से एब्जॉर्ब करा नहीं इन कंसेप्ट को, तो आप ठोकोगे और अगले साल आपको फिर प्रीलिम्स देना पड़ेगा। तो सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय, अब ऐसा अगर रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा लेकर आ रहा है तो कंडीशन क्या है? ये वाला पॉइंट है कंडीशन का, ये वाला पॉइंट है कंडीशन का। बहुत छोटे छोटे हिडन एस्पेक्ट हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है? कैसे आना चाहिए वो? इट शुड बी सपोर्टेड बाय, ध्यान से देखना, कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दो। वो पहले पास करने की बात नहीं कर रहा, वोटिंग की बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, पहले वो कीवर्ड्स पे क्या कह रहा है कि एक रेजोल्यूशन आया, राज्यसभा ने उसको पिक करा, पहले उसको मिलेगा सपोर्ट। इट शुड बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, अगेन कीवर्ड अलग अलग, आपको आप जानते हो कि अलग अलग मेजोरिटी के दायरे होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के अंदर, कि सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, ओवरऑल मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहां पर क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? अब राज्यसभा ने इसकी चेरी पिकिंग करी थी, स्टेट लिस्ट की एक बास्केट थी, उसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स थे,
राज्यसभा को लगा एक टॉपिक को निकालकर नेशनल लेवल का कानून बनवा देना चाहिए। ओके, मान लिया। अब जब लगा उसको, तो ये रेजोल्यूशन जो सपोर्ट उसको करवाना है वो दो तिहाई मेंबर से करवाना है, जो कि प्रेसिडेंट वोटिंग वाले पार्ट हो, मतलब इस तरह की मेजोरिटी के दायरे के अंदर आते हो। अब राज्यसभा का रेजोल्यूशन क्या कभी एक्सपायर होता है, क्या उसकी कोई वैलिडिटी होती है? तो यस, इट हैज टाइम वैलिडिटी। ये जो टाइम वैलिडिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर उसको 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग से पास करवाना तो करवा लो। 1 साल के लिए उसकी टाइम वैलिडिटी रहती है। इट हैज टाइम वैलिडिटी 1 साल की, बट इट इज रिन्यूएबल। अनलिमिटेड टाइम्स। इट इज रिन्यूएबल अनलिमिटेड टाइम्स। ये जो लाइन है, इट कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए उसकी मान्यता रहेगी। लिखा हुआ ना, बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। ये लाइन है अपने आप में एक प्रीलिम्स की ट्रैप स्टेटमेंट विद मसाला एंड फ्लेवर ऑफ फैट। फैट कैसे? अगली लाइन देखो, द लॉज सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। अब ये जो लाइन अभी हम समझते हैं, लेकिन ये जो 6 महीने वाली जो बात है, मान लो 6 month वाली बात यहां पर है, 1 ईयर वाली बात यहां पर है, ये जो स्टेटमेंट है ये यहां पर है, ये स्टेटमेंट यहां पर है। यूपीएससी इसको यहां कर देगा, 1 साल वाली बात को इसको यहां कर देगा। इसलिए मैं आपको यहां पर ये ऊपर मेंशन कर रहा था, प्रीलिम्स की ट्रैप वाली स्टेटमेंट, प्लस जिसके अंदर एक फैक्चुअल कंटेंट है। ये शांत दिमाग से ही समझा जा सकता है। हौच पौच में, हड़बड़ी में 100 बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तब भी आपको 0 लेवल से चैप्टर की उसको स्टार्ट करना पड़ेगा इसके इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए। चलो प्रीलिम्स निकल भी गया, मेंस में क्या लिख लोगे? निकल भी जाए, मेंस में कैसे आंसर फ्रेम कर लोगे? इसलिए ऐसी चीजों को टाइम दिया करो। तो रेजोल्यूशन जो है इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर। ये आपने देखा, अगर राज्यसभा अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। रिन्यू अनलिमिटेड टाइम हो जाएगा, एनी नंबर ऑफ टाइम, बट एक बार अगर रिन्यू होगा तो उसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगी। अच्छा, अब अगर मान लो कि कोई भी कानून अगर जो था, मतलब जो जिसके ऊपर वो लाना था, जो बनाया जाना था, अगर रेजोल्यूशन जो है इट हैज सीज टू बी इन फोर्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय सीज टू बी इन फोर्स? हट गया कि लागू हो रहा है? हट गया। अगर रेजोल्यूशन हट जाए, इफ इट सीज टू बी इन फोर्स, तो क्या होता है? द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन हैज सीज टू बी इन फोर्स। रेजोल्यूशन हट गया, 6 महीने के बाद जब टाइम एक्सपायर होगा, 6 महीने का जो टाइम एक्सपायर होगा, तो जो लॉज हैं उनकी भी मान्यता नहीं रहेगी। ठीक है? द लॉ सीज टू हैव इफेक्ट, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहता है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months, जब 6 महीने बीत चुके हैं। कब बीत चुके हैं? आफ्टर द रेजोल्यूशन। किसका रेजोल्यूशन? राज्यसभा का रेजोल्यूशन। इट हैज सीज टू बी इन फोर्स। ये वाला पॉइंट लेकिन आपको मेंशन क्यों करा गया है, ये थोड़ा सा आपको इंटरप्रिटेशन में दिक्कत लग रहा होगा। ये वाला पॉइंट जो 1 साल वाला आपने जो चीज पढ़ी ना, उसके दायरे के अंदर आपको मेंशन करा जा रहा है कि 1 साल के अंदर उसको रिन्यू करवाते चलो।
ये राज्यसभा से दरख्वास्त करी गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, कि आपको ये करवाते चलना पड़ेगा, अदरवाइज द लॉ सीज टू हैव द इफेक्ट, उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा जब 6 महीने का कार्यकाल खत्म होगा, जब वो रेजोल्यूशन जो है, जब से वो फोर्स, जब वो था जो रेजोल्यूशन है वो इनऑपरेबल हो गया, इट हैज सीज टू बी इन फोर्स। अब ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज ऑन द सेम मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा जो है अगर उसको किसी टॉपिक की चेरी पिकिंग करनी है जो कि स्टेट लिस्ट की बास्केट में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के, विधानसभा या विधान परिषद डिपेंड करता है कि बाई कमरल स्ट्रक्चर है कि यूनिकमरल स्ट्रक्चर है, उसके हाथ किसी ने बांध दिए हैं कि वो लॉ नहीं बना सकता सेम मैटर में। बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन मान लो, हमने कल की क्लास में ही पढ़ा इसको, कल रात की क्लास में, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर का भी कोई कानून आ गया और पार्लियामेंट ने भी ऐसा कानून बना दिया, ठीक है, और दोनों कानूनों के बीच में तालमेल नहीं है, और तालमेल हो भी तो राज्यसभा जो है वो एक नेशनल लेवल पे कानून लेकर आना चाह रहा है, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी के साथ उसको इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। लेकिन तब तक विधानसभा या विधान परिषद, उन्होंने भी, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी कर दिया उसको। अब यहां पर सिचुएशन पैदा होगी, वो होगी इनकंसिस्टेंसी की। इनकंसिस्टेंसी की क्यों? स्टेट लेजिस्लेचर एक पैरोकियल माइंडसेट से सिर्फ यहां पर राज्य का भला देख रहा है उस कानून को लाते हुए, जबकि राज्यसभा के बलबूते पर जो पार्लियामेंट ने इसका नेशनल लेवल का लॉ बनवाया, वो देख रहा है कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल को, यहां पर वो देख रहा है डाइवर्सिटी, एलोंग विद यूनिफॉर्मिटी के दायरे को। अब ये सिचुएशन पैदा कर देती है एक गंभीर परिस्थिति को, जिसको हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन। अगर ऐसा है स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में, जिसको बनाया स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा और जिसको बनाया गया यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन हाथ लगा राज्यसभा का पहले, उसकी वजह से पार्लियामेंट को ये पावर मिली। हमने ऊपर अभी काफी डिटेल में काफी बार पढ़ लिया इस चीज को कि पार्लियामेंट को ये वाला काम, पार्लियामेंट को सक्षम बनाया गया, कॉम्पिटेंट बनाया गया कि वो ऐसे किसी टॉपिक में जो स्टेट लिस्ट में शामिल है उसके ऊपर कानून बना सके, वो राज्यसभा की मदद से हुआ। क्योंकि राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन लेकर नहीं आता या उसको नहीं लगता कि नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज़ है, तो ऐसा नहीं कर पाता पार्लियामेंट खुद से। लेकिन अगर मान लो कानून बन गया है, 100 बातों की एक बात, कानून बन गया है, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी कानून है, पार्लियामेंट का भी कानून है, अब क्या होगा? और इनकंसिस्टेंसी है तो द लेटर इज टू बी प्रिवेल। लेटर के एंड में से पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। और कल हमने देखा भी था, ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, कल हमने जितनी भी डिस्कशन करी थी सिर्फ एक परिस्थिति को छोड़ते हुए, सिर्फ एक सिचुएशन में किंतु परंतु करते हुए, हमने हर सिचुएशन में क्या देखा था? हमेशा, चाहे 7 शेड्यूल एक भ्रमित करने के लिए लिख जरूर दिया गया हो संविधान में, लेकिन हमेशा विन विन सिचुएशन में कौन रहता है? पार्लियामेंट। राइट? कोई दिक्कत यहां तक आपको, किसी को भी? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। 5 सर्कमस्टांसेस हमें पढ़ने। पहला हो गया राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करे। अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया नहीं फायका? कोई दिक्कत तो नहीं लगी ज़्यादा? आई नो थोड़ा सा एनालिसिस आपके लिए थोड़ा सा सर के ऊपर से गई होगी, लेकिन फिर भी आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक एस्पेक्ट को काफ़ी बार रिपीट कर करके पढ़ाया। आर्यन, समझ में आया? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी तो वैसे भी एक ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां पर हम लोग वैसे भी कहते हैं ना, हमारा फेडरेशन कैसा है? हाँ, विद यूनिटरी पाइस, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
सिचुएशंस के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर, कंटिजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशन मतलब यहां पर अभी मैं आर्टिकल 352, 356 और 360 वाली इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, अलग अलग गंभीर परिस्थितियों में पावर किसके फेवर में टिल्ट हो जाती है ताकि कॉमन डिसीजन जल्दी से लिया जा सके? यूनियन के पास। तो ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। पार्लियामेंट जो है, इट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट। टू लेजिस्लेट का मतलब ये होता है टू मेक लॉ। इट एक्वायर्स द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी या कोई सा भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में हो, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई हो। और नेशनल इमरजेंसी का फायदा आर्टिकल कौन सा होता है? थ्री 352। नेशनल इमरजेंसी किन दो ग्राउंड्स पे लगती है? वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको कहते हैं, और आर्म्ड रेबेलियन। ये वर्ड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया? आर्म्ड रेबेलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, पूरा बोला करो, ऑफ 1978। इससे पहले ये वर्ड क्या एग्जिस्ट करता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इंटरनल डिस्टर्बेंस, गुड शाइनिंग, गुड निर्वेयर। ठीक है। अच्छा, एक बात और, नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये होता है क्या कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, पूरे देश में लग जाती है वो नेशनल इमरजेंसी? ये मतलब होता है क्या इसका? क्या हर जगह लग जाएगी चारों दिशाओं में? किसी एक पार्ट में भी लग सकती है। वो वाला पार्ट हो सकता है चाहे फिर वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, चाहे यहाँ पर एग्जिस्ट करता हो, देश का कोई बीचों बीच का पार्ट हो, कुछ भी हो जाए, है ना। वो पूरी कंट्री में भी लग सकती है यूनिफॉर्म तरीके से, या फिर देश के किसी एक पार्ट में भी। हमारी डिस्कशन अभी नेशनल इमरजेंसी को जितना भी हमने समझना था कि इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, अच्छा सर रिवाइज कर लिया सब कुछ चीज़ें, और आप लोगों को अच्छे से रिकॉल भी है। हम लेकिन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर होता क्या है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर के साथ। लॉज जो हैं, पहले तो आपने ये सीखा कि पार्लियामेंट जो है वो पावर एक्वायर कर लेता है कि लॉ मेकिंग की विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी हो। जीएसटी तो चलो एक एग्जांपल के तौर पे वो बार बार दे रहा, पता नहीं क्यों राइटर पागलपन दिखा रहे हैं। कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट में हो, जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में उसको प्रोक्लेम करा गया हो, ठीक है, वो लगी हुई है। अब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाए थे, क्या वो लॉ चलते रहेंगे क्या जब इमरजेंसी खत्म भी हो जाएगी? क्या सवाल ये उठता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो शनि? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो लॉज जो है इट बिकम्स इनऑपरेटिव कब? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज टू ऑपरेट। जब इमरजेंसी खत्म हो गई है, अपने आप ही वो क्या हो जाएंगे? वो लॉस इनऑपरेटिव हो जाएंगे, वो लॉस लिक्विडेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो लॉस। जैसे जनवरी में, मान लो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जनवरी में इमरजेंसी लगी, एक रैंडम मतलब ईयर ले लिया मैंने, वैसे तो 1975 में लगी थी इमरजेंसी, और वो भी जून के महीने में लगी थी, जून जुलाई के आसपास लगी थी, वो छोड़ दो अभी अभी के लिए। जनवरी में जनवरी 1975 में इमरजेंसी लगी। 6 महीने का जरा टाइम कैलकुलेट करना, 6 महीने तक हम कहाँ पहुंचेंगे? लगी नहीं, सॉरी, ये हट गई इमरजेंसी, जनवरी 1975 में हट गई। अब 6 महीने का टाइम क्या है? हाँ, जुलाई, या अगर हम लोग अगस्त तक मान लें, जुलाई मान लेते एक बार के लिए। अब जो लॉज अभी तक यहां पर जो पार्लियामेंट ने बनाए थे,
हम इनको पार्लियामेंट्री लॉज नहीं कहेंगे। पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए थे, कहां से निकालकर, कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में मौजूद था, या अपना कोई लॉ लाकर मतलब वहां पर थोप दिया गया था राज्य के ऊपर। अब क्या वो कोई जो लॉ है वो चलता रहेगा क्या? नहीं। इमरजेंसी जब खत्म हो गई उसके 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो लॉ है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। फायका समझ में आ रहा है आपको? अच्छा मुझे एक बात बताओ फायका, अगर कल को यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि लॉज बिकम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 180 डेज आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, ये स्टेटमेंट ठीक है? 6 महीने में 180 दिन होते ना, है ना? थप्पड़ मारो अपने, थप्पड़ मारो अपने, उसकी गूंज मेरे कानों में पड़नी चाहिए। शायद ही क्यों नहीं होते 6 महीने 180 दिन। फायका हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना सालों मतलब साल में महीनों की, वो जनवरी से नहीं करते हैं। अगर यहां से अगर आपको फरवरी या मार्च मंथ से कैलकुलेट करने को बोला जाए कि आप आगे वाले 6 महीने कैलकुलेट करो, 180 दिन निकल कर आएंगे क्या? और शाइनी अगर ऐसे देखा जाए तो एक्चुअली ऐसा किसी महीने के साथ नहीं होता, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो चाहे, राइट? अगेन आर्यन, ये एक ट्रैप है जो यूपीएससी बिछा सकता है बहुत प्यार से। इसलिए मैं कहता हूं, फिर से समझा रहा हूं आर्यन, फायका ध्यान से सुनो, जितना यूपीएससी स्टेटमेंट में दे उतना पहले सोचो, गंभीर तरीके से सोचकर खुद एनालिसिस मत करने लग जाओ उस स्टेटमेंट की। एनालिसिस आप अपने मन में जानते हो, उसको होल्ड करो, लेकिन जो फेस वैल्यू पे जो आपको दे रहा है वो पहले उसको समझो। इसने मुझसे इतनी ही बात पूछी है, इतनी ही बात करी है, मैं क्यों इसकी बातों का तोड़ मरोड़ कर 100 मतलब निकालूं? ये हैबिट आपको सी सेट में बहुत फायदा देती है। लोग कहते हैं कि अनसीन पैसे बहुत डिफिकल्ट है और सी सेट की बेवकूफ कोचिंग ज्वाइन करते हैं मैथ्स और रीजनिंग को करने के लिए। अनसीन पैसेजेस की बेसिस पर पूरा सी सेट क्लियर करा जा सकता है। सिर्फ उतना ही आंसर को सोचो, टिक करो जितना पैराग्राफ के अंदर बात करी गई है। अगर उसने बोल दिया कि नेहरू पहले प्रेसिडेंट थे, सी सेट में लिखा हुआ है, तो मान उसको हाँ वो प्रेसिडेंट थे, नहीं थे वो प्रधानमंत्री। अपना दिमाग मत लगाओ। ये हैबिट आपको सी सेट में भी फायदा देती है। करके देख लेना आज के बाद कोई भी अनसीन पैसे की जितनी उसके अंदर बात करी गई है, सिर्फ उतना ही जो है उतनी बात को मान लो, एनालिसिस मत करो, और फिर उसकी स्टेटमेंट को देखो जो अनसीन पैसेज में आपके 90% अनसीन पैसेज सी सेट में ठीक होने लगेंगे। क्योंकि अनसीन पैसेजेस के लिए लोग सी सेट में अगर कोचिंग करें ना, तो वो देखो, मैं बकवास तो नहीं बोलूंगा, हर हर कोई देखो फंसा होता है सी सेट में, डर भी लगता है लोगों को। और आजकल जिस तरीके का पेपर आ रहा है, लोगों का पेपर 1 क्लियर हो जाता है, सी सेट रुक जाता है, तो ठीक है भाई, हर किसी का अलग जोन होता है। लेकिन सी सेट में अनसीन पैसेजेस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता पृथ्वी पर, उसकी कोई ट्रिक भी नहीं होती है। उसका बस एक रूल होता है, जितनी बात आपसे करी गई है उतनी बात फेस वैल्यू पे मानो, दिमाग में फालतू की चूचपड़ मत चलाओ। और यही प्रीलिम्स की स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए, प्रोवाइडेड यू हैव बेस्ट रिकॉलिंग कैपेसिटी इन जीएस पेपर 1, बेस्ट रिकॉलिंग कैपेसिटी। Here also, the power of state legislature to make laws on the state matter is not restricted. जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की कि वो लॉ बना सकता है सेम मैटर पर, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन अगर इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, या फिर इसने एक वर्ड यूज कर रखा है यहाँ पर, रेपेग्नेंसी बिटवीन स्टेट लॉ एंड द पार्लियामेंट्री लॉ, अगेन यहाँ पर विन विन सिचुएशन में कौन है? द लेटर विल प्रिवेल। अच्छा, हमने यहाँ पर सारी बातें कर ली, लेकिन एक चीज नहीं लिखी, जैसा हम ऊपर वो एक लिख रहे थे, जो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन जो पास करा वो पीसफुल चीज़ थी एक। लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये कैसी चीज़ है? पीसफुल है क्या? नहीं है, नॉट पीसफुल प्रोसेस।
उसके बाद जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, पीसफुल है कि नहीं है? पीसफुल है, ठीक है। इस तरीके की बातें ना क्योंकि पूछी जा सकती हैं। अब मैंने कहीं ना कहीं तो देखी होंगी, अगर मैं आपको ये वाली चीज़ लिखवा रहा हूँ कि पीसफुल है कि नहीं है, ऐसी तो कोई मतलब इस टॉपिक का कोई लेना देना है नहीं इन सब शब्दों से कि मैं क्यों लेबल कर रहा हूँ उनको कि पीसफुल है कि नहीं है। मैंने कहीं तो देखा होगा ना इसके बारे में, कहीं ना कहीं तो सुना होगा, मेरे किसी दोस्त ने तो बोला ही होगा मुझे कि इंटरव्यू रूम में ऐसी बातें हमसे पूछी गई। इसलिए मैं सारा ज्ञान आपको एक साथ एक जगह पर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टेजेस निकलती जाएंगी ना, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तब आपको समझ में आएगा कि इतने डेप्थ लेवल के एनालिसिस और इतनी डिटेल में बातें करना कैसे काम आता है हर एक स्टेज में। तो व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, व्हेन द लेजिस्लेचर्स ऑफ टू और मोर स्टेट्स, ध्यान से सुनना अगेन, ये जो पहली वाली जो लाइन है ये है यहां पर रूल, और जिसको अलग हम लोग कहें दिस इज ऑब्लिगेटरी रूल विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि रूल में आप अक्सर लक्ष्मीकांत में देखते हो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो इन रूल। दिस इज ऑब्लिगेटरी रूल। मैं कभी ऐसा वर्ड यूज नहीं करता अपनी डिस्कशंस में, लेकिन यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं, ठीक है। ऑब्लिगेटरी रूल क्या है? लेजिस्लेचर आ जाए स्टेट का, वो रिक्वेस्ट देते पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट के वेरियस टॉपिक्स में से एक टॉपिक को निकालकर नेशनल लेवल का कानून बना दो। लेकिन रूल ऑब्लिगेटरी क्या है? एक स्टेट लेजिस्लेचर से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2। या फिर मोर में तो क्या, मोर तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड हो गया है ना, कि कितने भी हो सकते हैं। तो लेजिस्लेचर जब मिनिमम 2 राज्यों के या उससे ज्यादा राज्यों के एक रेजोल्यूशन पास करें, अगेन प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर नहीं, इसको हम कहेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जब वो रेजोल्यूशन पास करे, दो या दो से ज्यादा जो राज्य साथ में आए उनके लेजिस्लेचर जो है उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा, ठीक है, और वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉज को इनेक्ट कर दो किसी भी मैटर पर जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है। सॉरी। अब पार्लियामेंट क्या कानून उसके ऊपर बना ही देगा क्या? नहीं। कीवर्ड इज पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर, कैन मेक लॉज। क्योंकि बात पता है क्या होता है, पार्लियामेंट को ऐसा कुछ नहीं है ना कि आपने उसको हलवा पर उसके दे दिया तो वो खा ही लेगा उसको। पार्लियामेंट के अंदर भी आप जानते हो कि प्रोसीजर फॉलो होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट के एसेंट का। कहीं पर भी कोई अटकलें अगर आती हैं, कोई हर्डल्स आते हैं, तो वो बिल, वो मैटर लटका रह सकता है या फिर बर्खास्त भी हो सकता है, हट भी सकता है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर रेगुलेटिंग दैट मैटर। अगर ऐसा कोई भी लॉ इनेक्ट होता है, ऐसा कोई भी लॉ अगर इनेक्ट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा राज्य जो हैं वो एक रेजोल्यूशन को पास, उन्होंने रेजोल्यूशन को एक पास करा, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करी कि आप लॉ बनाओ किसी भी ऐसे मैटर पे जो कि स्टेटस में गिवन है, फिर पार्लियामेंट मान लो कि अगर ऐसा कोई लॉ जो है वो इनेक्ट कर ही देता है, तो यहां पर आप साइड में लिख सकते हो इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्ट कैसा होगा। दो ऑप्शन है आपके सामने, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल या रिस्ट्रिक्टेड। यूनिवर्सल का मतलब है, अगेन जैसा कि मैं कॉमन लाइन बोलता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, हर एक राज्य के ऊपर वो लागू हो ही जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड का मेरा कहने का मतलब है कि जितने राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट को अप्रोच करा था कि कानून बना दो उसके ऊपर, सिर्फ उतने ही राज्यों में ये इंप्लीमेंट होगा। तो आंसर हमारा क्या है? अगर ऐसा कोई भी हाँ, रिस्ट्रिक्टेड मैनर में
किसने बोला ये? वाई का आपने? अच्छा, ठीक है, गुड। तो अ लॉ सो इनेक्टेड इट अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट्स विच हैव पास द रेजोल्यूशन, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करा था। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अगर यहाँ पर हम लोग ले लें उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 6 राज्य जो हैं ये गए थे पार्लियामेंट के पास, मतलब एक रेजोल्यूशन को लेते हुए कि आप स्टेट लिस्ट में से निकाल कर कोई वो कानून बना दो। इनके लेजिस्लेचर ने जो है वो रेजोल्यूशन पास करा और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करी और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कानून बना भी दिया। तो उसका इफेक्ट आप मुझे आंसर दो, क्या गोवा के ऊपर होगा, झारखंड के ऊपर होगा, छत्तीसगढ़ के ऊपर होगा, पंजाब एमपी वेस्ट बंगाल के ऊपर होगा, यूपी बिहार असम के ऊपर होगा? बिल्कुल होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर जो जैसे मैंने ये लिख रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जितने राज्यों ने अप्रोच कर रखा है उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा। हमारे एग्जाम्पल में हमने 6 लिए तो इन 6 के ऊपर लागू होगा, ठीक है। However, any other state may adopt it afterwards by passing a resolution to that effect in the legislature. अब मान लो, मैंने डायग्राम क्यों बना रखा है, मान लो कि कल को किसी और राज्य को लगता है यार इस लॉ को लाने की वजह से ये जो राज्य है यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बढ़िया हो गया इस राज्य का, इनके पास जो फाइनेंसिस का जो फ्लो है ये भी बहुत बढ़िया हो गया, यहां पर शांति व्यवस्था बहुत रहने लगी है, बहुत बढ़िया कानून है। अब इस ग्रुप को कल को ज्वाइन करने का मन करता है कुछ और राज्यों का, लाइक किसी को भी ले लो, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, केरला का, इन तीनों का मन करता है। अब ये क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप ऑफ स्टेट्स को ज्वाइन करने का मतलब यहां पर मतलब क्या, कोई ज्वाइन वन सच में कोई कोलिजन नहीं बनानी है, कोई ग्रुप नहीं है सच में। यानी कि क्या वो जो कानून जिसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पार्लियामेंट को, क्या वो इनके राज्य में भी उस कानून की छवि, उस कानून की परछाई के इनके ऊपर भी थोड़ी सी कृपा छाया पड़ सकती है क्या? जी हाँ, पड़ सकती है। तो हमें जानना पड़ेगा कि उसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर जानने के लिए आ जाओ इस वाली लाइन पर। कोई भी दूसरा अन्य राज्य, एनी अदर स्टेट, अगर वो चाहे तो यस इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इट में एडॉप्टेड आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर मतलब जब ये 6 राज्य जिस टाइम पर रेजोल्यूशन लेकर आए थे तब तो वो ये 3 राज्य शांत थे, झारखंड छत्तीसगढ़ केरला उस टाइम पर शांत थे। जब यूपी बिहार असम पंजाब मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये विचार बना रहे थे अपना कि हम अपनी स्टेट लिस्ट में से किसी टॉपिक को निकालकर पार्लियामेंट को अप्रोच करते हैं कि नेशनल लेवल का कानून बना दो इसके ऊपर, ठीक है। और वो जो है हमारे सारे राज्यों में मतलब इक्वल लेवल से इंप्लीमेंट हो, मतलब सेम तरीके से वो इंप्लीमेंट होगा, सेम उसकी पहचान होगी। अब बाद में उस टाइम पर झारखंड छत्तीसगढ़ और केरला शांत थे, लेकिन बाद में वो जो कानून ऑलरेडी बन चुका है जो पार्लियामेंट ने बना दिया उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उनको बस करना क्या पड़ेगा, दे शुड ऑल्सो पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन द लेजिस्लेचर and such a law can be amended or repealed only by the parliament and not by the legislature of the concerned state. तुमने रिक्वेस्ट करी, पार्लियामेंट को बोला कानून बना दो, उन्होंने बना दिया। अब कल को तुम्हारे हो रहे मूड स्विंग्स, यार हम थोड़ा सा इसके अंदर संशोधन चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, या हमें पसंद नहीं आ रहा, हम इसको रिपील करना चाहते हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। जब बनाने की पावर तुमने पार्लियामेंट के हाथों में सौंप दी थी, अब उसको तहस नहस करने की पावर या उसके मान मर्यादा को चेंज करने की पावर अब सिर्फ पार्लियामेंट के हाथों में है। एंड इट कैनॉट बी डन, एनी एक्शन ऑन इट कैनॉट बी टेकन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट। फिर चाहे
जिन्होंने सबसे पहले प्रपोजल रखा था, चाहे वो राज्यों की आप बात कर लो, या जिन्होंने बाद में आफ्टरवर्ड्स की कैटेगरी में जब उसको ज्वाइन करा था, चाहे आप उनकी बात कर लो। क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? बताओ। अब देखो, द इफेक्ट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर द अब प्रोविजन, मतलब कौन सा प्रोविजन? जहां पर दो या दो से ज्यादा राज्य, उनके स्टेट लेजिस्लेचर ने अप्रोच करा पार्लियामेंट को कि कानून बना दो, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को निकालकर, और रेजोल्यूशन उन्होंने पास करा। तो जो इफेक्ट होता है पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर द अब प्रोविजन, वो क्या होता है? दो या दो से ज्यादा राज्यों ने पार्लियामेंट को अप्रोच करके और रेजोल्यूशन को पास करके, अभी तक जो पार्लियामेंट हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता था, ना कर सकता था, नॉर्मल सरकमस्टांसिस के अंतर्गत स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर या टॉपिक को छेड़ने के लिए, आई रिपीट माई वर्ड्स, नॉर्मल परिस्थिति में अभी तक जो पार्लियामेंट सिर्फ अपनी यूनियन लिस्ट को देखता था, वो किसी भी नॉर्मल सरकमस्टांस की परिस्थिति में स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक को ना छेड़ सकता था, ना छेड़ने वाला था। तो राज्यों ने, दो या दो से ज्यादा राज्यों ने पार्लियामेंट को अप्रोच करके करा क्या? उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र सौंप दिया। पार्लियामेंट एंटाइटल्ड बन जाता है अब टू लेजिस्लेट, टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू अ मैटर, ठीक है, जिसके लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसके पास कोई पावर ही नहीं थी टू मेक लॉ। लेकिन उसके अंदर ये लॉ मेकिंग का घमंड जगाया किसने? उसको उत्तेजित किसने करा? उसके अंदर चुल किसने मचाई? ये दो या दो से ज्यादा राज्यों ने, जिन्होंने अप्रोच करा उसको, प्लस रेजोल्यूशन जो पास करें रिक्वेस्ट करते हुए पार्लियामेंट को। अब उसके अंदर अपने आप को लेकर घमंड की भावना पार्लियामेंट में इस कदर जाग जाती है, उसके अंदर चुल जो है इस प्रकार से मचती है कि अब अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, या अगर उसको रिपील करना है, तो अब राज्यों के स्टेट लेजिस्लेचर के पास, सरकारों के पास कोई औकात नहीं रहती। अब ये वाला काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो ऑन द अदर हैंड, द स्टेट लेजिस्लेचर, इट सीजेस टू हैव पावर। अब इनके पास कोई पावर नहीं रहती, क्योंकि तुमने चुल मचाई थी, अब भुगतान करो अब उसका। कल को अगर तुम्हें लगता है वक्त हालातों के अनुसार अब इस चीज का संशोधन होना चाहिए, इस चीज को हट जाना चाहिए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुमने सर पे चढ़ाया है, अब भुगतोगे भी तुम ही। तो स्टेट लेजिस्लेचर, इट सीजेस टू हैव द पावर टू मेक अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। ठीक है? तो ये रेजोल्यूशन एक्ट कैसे करता है, यानी कि इस रेजोल्यूशन को अगर समझना हो, तो यहां पर राइटर भी आपसे एक मजाकिया तौर पर ये कह रहा है कि ये इस प्रकार से ऑपरेट करता है कि तुमने ये ब्रह्मास्त्र सौंप कर पार्लियामेंट को, एक तरीके से जो तुम्हारी पावर थी, जो तुम्हारे दायरे के अंदर आती थी तुम्हारी पावर, तुमने उस पावर को एब्डिकेट कर दिया है, या तुमने सरेंडर कर दिया है अपने आप की उस वाली पावर, उस टॉपिक के ऊपर लॉ मेकिंग पावर की, तुमने उस पावर को सौंप दिया है, मतलब अपनी पावर को सौंप दिया पार्लियामेंट को। तो रेजोल्यूशन ऑपरेट्स एज एब्डिकेशन और सरेंडर ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, एंड इट इज प्लेस एंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिसके पास इकलौती ये पावर आ जाती है, जो कि फिर लॉ मेकिंग इसके टॉपिक के ऊपर कर सकता है। संशोधन करना तो भी कर सकता है, हटाना तो भी कर सकता है, लेकिन राज्य को अगर पसंद नहीं आ रहा वो कानून या कोई भी ऐसी चीज है, तो भाई सन आंखों पर तुमने चढ़ाया था, अब वो इतना चढ़ चुका है कि तुमने उसको उंगली पकड़ाई, उसने हाथ पकड़ लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल्स ऐसे क्या हैं, ऐसे किसी लॉ के कि जो इस कदर बने हो, ठीक है, और अगर इस कदर बने हैं, तो इन लॉज का नाम बताने से पहले, इसको जानने से पहले, मुझे एक बात बताओ, क्या ये यूनिवर्सल होंगे या रिस्ट्रिक्टेड होंगे ये लॉ? बिना पढ़े ही बता दो, बिना गूगल पे सर्च करें। रिस्ट्रिक्टेड होंगे। हर एक राज्य में पक्का ये इसी वे में इंप्लीमेंट करे गए होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट।
ठीक है, तो कौन से ऐसे लॉस? प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमंस ऑर्गन्स एक्ट 1994। वैसे ये वाले जो एक्ट है ऑलमोस्ट हर एक राज्य के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी राज्य की सरकारें जो हैं जिन्होंने पहली बार इसको प्रपोज करा होगा वो कैटेगरी अलग होगी। अगर आप ये कहो कि सर मैंने अभी गूगल पे सर्च कर रखा है, उनमें से वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमंस ऑर्गन एक्ट 1994, सर ये दिखा रहा है गूगल हमें कि ऑल इंडिया के सारे स्टेट में, ऑलमोस्ट नहीं सारे स्टेट्स में है ये। तो वो कब हुआ होगा? जब बाकी राज्यों ने बाद में एक रेजोल्यूशन पास करा होगा और रिक्वेस्ट करा होगा कि ये वाला कानून जो है हम भी अपनाना चाहेंगे। लेकिन अब अगर इन कानूनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होना है या इसको अगर हमें निश्चित नाबूद करना है, हटाना है, तो उसके लिए कौन सक्षम है, कौन कर सकता है वाला काम? ओनली पार्लियामेंट। ठीक है। टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, पार्लियामेंट जो है इट कैन मेक लॉस किसी भी मैटर पर जो कि स्टेट लिस्ट में हो, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। डोंट वरी, अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि आपके लिए तीनों वर्ड एक जैसे ही होते हैं, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, कन्वेंशन। जब मैं आईआर के बेसिक्स को आपको कवर करवाऊंगा, मैं इन तीनों में आपको फर्क बताऊंगा। और अगर आप में से जिन जिन का ऑप्शनल पीएसआईआर है तो उनको तो ये फर्क पता होना ही चाहिए कैसे भी करके। लेकिन ये इसके ऊपर एक दिन लग जाएगा मुझे बताने में, ये हम आईआर के बेसिक्स में और पीएसआईआर के ऑप्शन में कवर करेंगे, अभी इसको छोड़ दो। ये जो प्रोविजन है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप जनरल स्टडीज में कैजुअल लिखकर आते हैं ना उसको, ट्रीटीज की जगह आप एग्रीमेंट से कर जाओ, कन्वेंशन लेकर जाओ, आपके मार्क्स पास कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से आंखें बंद कर आप कोई भी वर्ड यूज करना चाहो आप करो, ठीक है। मैं तो बस आपको हर चीज में परफेक्ट बनाने का ट्राई करता हूँ कि आपसे कोई भी कहीं भी चीज पे गलती ना हो, ठीक है। ये जो प्रोविजन है इट एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स। उसके लिए बहुत बार जरूरी ये हो जाता है कि अगर हमें किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को, कन्वेंशन को, एग्रीमेंट को, अगर उसके प्रोविजंस को फुलफिल करना है, भारत की सरकार ने जो वादा करा था किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वगैरह पर, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करा था, अब उसको रेटिफाई करने की बात आ गई है, तो होगा ये कि कभी कभार हमें जो हमारी प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उनके अंदर किसी ना किसी प्रकार का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस हमें करनी पड़ेगी। अब वो हमेशा राज्य की सरकारें उसके लिए मान ही जाएंगी तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, आप मुझे बताओ ये पीसफुल है कि नहीं है? यहां पर देखो क्या है, ये जो सिचुएशन है, ये दोनों के दायरे के अंदर आ जाता है। क्योंकि पॉइंट ये है ना प्राची, अगर प्यार से अगर राज्य मान गए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली आर्यन कोई बात ही नहीं है। और शाइनी अगर अटकलें उन्होंने पैदा करी तो सेंटर जो है वो फिर कैसे ना कैसे करके अपनी उस दी हुई इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कानून बना ही देगा। फिर तो तब वो राज्य को पसंद नहीं आएगा, पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब पीसफुल नहीं है। लेकिन राज्य की सरकारें कुछ कर नहीं सकती यार इस केस में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ गया ना? इसलिए ये चीज दोनों मतलब दोनों दायरों में कवर हो सकती है। पीसफुल भी नहीं है, पीसफुल है भी, डिपेंड करता है कितना ज्यादा कोजाइवनेस है सेंटर और स्टेट के बीच में, आपसी तालमेल कितनी अच्छी है। और राज्य की सरकारों को, अगर भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को अपना कोई वचन पूरा करना है तो उसके पल्ले वो चीज पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है,
राज्य की सरकार की बुद्धि में वो चीज घुस रही है कि नहीं घुस रही है कि इससे देश की छवि कैसे हो सकती है, लेकिन सेंटर के भेजे में भी फिर ये वाली बात घुस रही है कि नहीं घुस रही है कि इससे राज्य की सरकारों के इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हो सकते हैं। सेंटर को यहां पर काम करना पड़ता है अगर उसको कुछ ऐसा करना है, एक बैलेंसिंग प्रिंसिपल पर, बैलेंसिंग प्रिंसिपल पर। एक बात बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकना, फिर आ रहे ना आपकी बात सुन दो, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, यार वो कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट था श्रेया, शाइनी, जो कि भारत की सरकार ने मना कर दिया था साइन करने से। 16-17 कंट्रीज का एक कोलिजन अलायंस बना था और भारत की नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों के हित में नहीं होगा ये वाली चीज़, तो हम इससे आउट हो रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने बहुत हमसे रिक्वेस्ट करी थी। क्या नाम था उस एग्रीमेंट का, मैं भूल रहा हूँ ज़रा, प्लीज़ हेल्प मी टू रिकॉल। RCEP, थैंक्स, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को उन 16-15 देशों ने बहुत अप्रोच करा था इसको साइन कर लो। नरेंद्र मोदी जी ने उन सबके सामने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे साफ सिंपल तरीकों से वाली बात कहती थी कि हमारे देश में एग्रीकल्चर की परिस्थिति और फार्मर्स की परिस्थिति वैसे ही बहुत खराब है, इससे करने से क्या होगा, एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो जाएगा और फार्मर्स के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे। हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो FTA साइन होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर हम सारे देशों के बीच में, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी जो हैं आपके देश के हमारे देश में डंप होंगे, ठीक है, तो उससे हमारे किसानों के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत प्रभावित हो सकते हैं। और उस टाइम पर हमारे देश में एक वेव चल रही थी, आपको पता है, 2014, 15, 16, 17 किसानों के लिए शनि बहुत भारी था। हमारे देश में एक वेव थी बहुत तगड़ी तरीके से चल रही थी। अखबारों की डेली सुर्खियां बटोर रखी थी, अखबारों में डेली सुर्खियां बटोर रखी थी इस खबर ने, 4 साल के लिए लगातार। फार्मर सुसाइड सुना आप सबने, ये 14, 15, 16, 17 लगातार होता रहा ये वाला काम, है ना। जब वो डेप ट्रैप में फंस जाते थे अपने जो फार्मर्स थे, तो ऑब्वियसली बात, उनके पास कोई चारा नहीं रहता था, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों से उनको मतलब अटकलें थी। और वो मतलब घर वाले उनके बताते हैं कि आज भी चलता है सिलसिला, ऐसा नहीं है, मतलब मे नॉट गॉट टू ऐसा कोई करे, लेकिन आज भी सिलसिला चलता है। लेकिन उस टाइम पर तो एक वेव चल रही थी, मतलब एक लहर सी दौड़ रही थी कि आए दिन ये खबर सुनने को मिलती थी कि किसी न किसी किसान ने आत्महत्या करी है। मे नॉट गॉट टू ऐसा कभी हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये जो प्रोविजन है, हाँ, अगर मैं RCEP की बात करूँ पहले, अब RCEP के अंतर्गत ऐसा करना है। अब अगर ये वाला काम मोदी जी आर्यन करने पर आते, है ना, या अगर हम बोलें पॉलिटिकल लैंग्वेज में, पार्लियामेंट अगर RCEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर एग्रीकल्चर में हस्तक्षेप करने को आता, सबसे पहले शाइनी आप मुझे ये बताओ कि एग्रीकल्चर कौन सा टॉपिक है, कहां पर मेंशनड है श्रेया, वो स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कि कंकरेंट लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में है। अब मुझे भी बताओ, ये टॉपिक यहां पर शाइनी बिल्कुल फिट बैठता हमारी डिस्कशन में, पार्लियामेंट छेड़ देता ना एग्रीकल्चर टॉपिक को, है ना, लेकिन उसने फिर भी ऐसा नहीं करा। मैं वही तो कह रहा हूं, पार्लियामेंट चाहे तो ये कर सकता है, ये वाला काम देखो क्या है, लक्ष्मीकांत छूटते ही ना ऐसी हवा में बातें कर देता है, डिटेल में काफी लिखा होता है लेकिन हवा में बातें कर देता है, उसकी एक तरफा एनालिसिस दे देता है लक्ष्मीकांत कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप सोचोगे कि अच्छा इंटरनेशनल एग्रीमेंट को करने के लिए हमेशा ऐसा हो जाता है। अरे भाई, मैं पागल हूँ कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कि आपको आराम से बता रहा हूँ कि नॉट पीसफुल, पीसफुल क्या है, बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे चलता है, मुझे मेरा क्या मतलब बनता है ऐसा बताने का। ये चीज़ें क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है, वरना आप कहोगे कि लक्ष्मीकांत से मैं पढ़कर भी क्या गई लेकिन आंसर की यूपीएससी की कुछ और ही निकल रही है, क्योंकि आप उसके पीछे इंटेंशन को नहीं जानोगे कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रहा था, और आपसे लक्ष्मीकांत को रट्टा मारकर आप कर गए, और फिर भी सेम लाइन जो यूपीएससी ने पूछ रखी है, फिर भी आपका आंसर की में जो है आंसर है वो गलत निकला, जो ओरिजिनल यूपीएससी की निकली है। बहुत बार ऐसा होता है, और फिर आपको लगता है कि बुक्स को पढ़ने से भी कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, आप शांत दिमाग से पढ़ते ही नहीं हो कोई भी चीज़, आपको एनालिसिस में भागना है आपको जल्दी जल्दी। ये इंटरप्रिटेशन इस बात की है, ये जो टॉप, ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है,
कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के दायरे के अंदर भारत की सरकार, केंद्र सरकार, पार्लियामेंट लिखा हुआ है हम जानते हैं, लेकिन सब कुछ केंद्र सरकार के बेसिस पे चलता है। वो हमेशा कोशिश करती है कि देखो हमें अलग अलग यहाँ पर रीजनल इंटरेस्ट को भी दायरे के अंदर रखना है। बात यहाँ पर सिर्फ स्टेट लिस्ट के टॉपिक एग्रीकल्चर को छेड़ने की नहीं थी। व्हेन इट कम्स टू आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अपनी यहां पर लिखा हुआ है दिस प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन कमिटमेंट। लेकिन भाई साहब आगे की बात कौन बताएगा? ये चीज एक तरफा या हवा में नहीं होगी, ये वाला काम करा जाएगा बैलेंसिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर, जहां पर आपको राज्य को भी साथ लेकर चलना है। क्यों? आप तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन करते हो, अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे झंडा गाड़ आओगे, जो देश में जो एक सिविल वॉर जैसी जो परिस्थिति बनेगी वो तो तुम्हें उससे निपटना पड़ेगा ना। तुमने तो स्टेट लिस्ट का एक टॉपिक छेड़ दिया, उसके बाद जो धरने प्रदर्शन होंगे, जो आंदोलन होंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ होगी, चक्का जाम होगा, रेलवे नहीं चलेगी, नेशनल स्ट्राइक होगी, उसमें उसका खामियाजा तुम कैसे करोगे अपनी जीडीपी से? सेंट्रल गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है, मार्क माय वर्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इस चीज का ध्यान रखता है। ये फोर्थ पॉइंट, जैसा लक्ष्मीकांत जितने आसानी से बोल रहा है इसको, ऐसा नहीं करा जाता। ठीक है? जैसे श्रेया, आपको याद होगा बेरूबरी यूनियन केस का लेना देना 100th अमेंडमेंट एक्ट से है, बांग्लादेश के साथ जो हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज करे। लेकिन ये हमने तभी क्यों नहीं कर लिया, है ना? तभी क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि हमें एक बार के लिए ये सुनिश्चित करना था कि हमारी बाउंड्री की साइड से, शायनी कौन सी बाउंड्री जो है वो टच हुई थी जब हमने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज एनक्लेव्स करे थे? कौन से राज्य की? वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। हमें जरूरी था ना कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ बात करें, केंद्र सरकार बात करे, तब जाके इसको इम्प्लीमेंट करें। बांग्लादेश को टेरिटोरियल एनक्लेव्स दे देते 1970 के दशक में, जब बांग्लादेश बनता है, ईस्ट पाकिस्तान का नाम जब चेंज होकर वो सेपरेट कंट्री बनता है बांग्लादेश, तब हम ये कर देते। लेकिन उसके बाद अगर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, दंगे अगर होने लग जाते, उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ता ना, शायनी इंडिया एज अ यूनियन को, राइट? ये चीज है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ लॉस, अब जैसे एक बात बताओ, ये लास्ट एग्जांपल और इंटरनेशनल ट्रीटी की एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर डीपीएसपी के अंतर्गत अगर ये इतना आसान है ही इंप्लीमेंट करना, तो ये अभी तक क्यों नहीं कर दिया गया इंप्लीमेंट? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुसलमान, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, सिख, जैनास, ये सब लोग जो हैं, पारसीज वगैरह, इनके लिए एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट अगर बनाया जाए, कॉमन रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए, अभी हमारा देश इस चीज के लिए रेडी है क्या? रेडी है? नहीं। अभी की सरकार ने एक बहुत बड़ी हिंट दी है, अभी आई थिंक लास्ट महीने की बात है, मोदी जी ने एक हिंट दी है कि अगर 2024 के इलेक्शन में वो जीतते हैं तो अब जो उनका नेक्स्ट कार्यकाल होगा उसमें उनका अगला टारगेट है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सम एग्जांपल्स ऑफ लॉस इनेक्टेड अंडर द अबव प्रोविजन आर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जेनेवा कन्वेंशन 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, एंड लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ट्रिप्स। अच्छा, ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट, आपको एक चीज पता होगी ना, हम लोग जैसे पढ़ते रहते हैं, यूएन के किसी भी ऑफिशियल को आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना यूनाइटेड नेशंस की परमिशन लिए बिना। पता है वाली चीज ना? ऐसे ही हमारा एम्बेसडर भी अरेस्ट नहीं हो सकता किसी अगर एम्बेसी में वो काम कर रहा हो, फिर बात इंडियन एम्बेसी होगी, लेकिन वो लोकेटेड तो किसी ना किसी और जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर होगी कि नहीं होगी? लोकेटेड कह रहा हूं मैं, होगी वो हमारी, लेकिन उसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, राइट? ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन करी, इनोवेशन करी है, उसका कोई ब्रेन चाइल्ड है, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, ट्रिप्स, TRIPS, इसकी फुल फॉर्म होती है, कोई आप में से जानता है इसकी फुल फॉर्म? एनीवन? ट्रेड रिलेटेड
aspects of intellectual प्रॉपर्टी राइट्स, और ये जो एस एस का वो यहां आ जाता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है ट्रिप्स एग्रीमेंट। फिर होता है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर। प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल जरा मुझे कोई बताओ। गुड शाइनी, 356 और इसको उल्टा कर दो 365। शाइनी जरा फटाफट से आराम से इन लोगों को फर्क बताओ, 356 कब लगता है, 65 कब लगता है, 56 कब लगता है? जब गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलते हैं, मतलब केंद्र सरकार को बोलते हैं कि स्टेट मशीनरी फेल हो गई है और यहां पर आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 365 की 365 की, तो शायनी वो कब लगता है? गुड। स्टेट जब सेंटर का डायरेक्शन फॉलो ना करे, अगेन यहां पर इनवाइट कौन करता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? दोनों केस में गवर्नर। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है एक पर्टिकुलर राज्य में, तो पार्लियामेंट जो है उसको पावर मिल जाती है कि वो लॉ बना सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है इट कैन मेक लॉज, वो एम्पावर्ड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में गिवन है विद रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। मुझे क्या बताओ, अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है केरला में, तो पार्लियामेंट जो है क्या फिर वो पंजाब के लिए भी कानून बनाने लग जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओनली केरला। ठीक है, तो कोई भी जो एक लॉ है विच इज मेड सो बाय द पार्लियामेंट, इट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल। ये वाली बात यहां पर याद रखना, कोई भी एक जो लॉ है जो कि पार्लियामेंट ने जो बनाया है वो ऑपरेशन में रहता है प्रेसिडेंट रूल के बाद भी। ठीक है, अब लेकिन अगर हम लोग बात करें, देखो जानने वाली बात क्या है, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 352 की, यहां पर क्या था? द लॉज बिकम इनऑपरेटिव ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। जब इमरजेंसी हट गई, नेशनल इमरजेंसी अगर वो लगी हुई थी, तो जो भी जो लॉज थे 6 महीने जब इमरजेंसी को हटे हुए हो चुके हैं, तो वो लॉज भी इनऑपरेटिव हो जाएंगे, है ना, उन पर्टिकुलर राज्य के अंदर या नंबर ऑफ राज्य के अंदर। अब लेकिन यहां पर 352 के अंदर क्या है? अ लॉ मेड सो बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, जब ये आर्टिकल 356 या 365 लगा हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था बेसिकली, तो इट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव। कीवर्ड देखो, इट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब दूसरे डिसॉल्व कहां हुआ है यहां पर? ना, नहीं नहीं, वो तो लगा हुआ है, डिसॉल्व नहीं, मतलब नॉर्मल अगर वो आ भी गया है दोबारा, अगर वो, तो जो लॉ उस टाइम पर जो बना था, जो बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, वो ऑपरेशन में रहता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, जब उसने बनाया होता है पार्लियामेंट ने इस यहां पर देखो कीवर्ड है स्टेट लिस्ट में कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर को छेड़ते हुए। ठीक है, वहां पर वो इनऑपरेटिव हो जाता है 6 महीने के बाद जब इमरजेंसी हट जाती है, लेकिन यहां पर एक कंटिन्यूस में रहता है। समझ गया? ठीक है, दिस मीन्स दैट द पीरियड फॉर विच सच अ लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंट रूल। यानी कि जैसे आर्टिकल 356 में क्या होता था, सॉरी 352 में क्या होता था, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तब तक स्टेट लिस्ट का कोई भी जो टॉपिक है उसके ऊपर नेशनल लेवल का कानून बन गया है, तो वो पैरेलली चल रहे हैं, ये पैरेलली चल रहा है सब कुछ, ये पूरी कहानी पैरेलली चल रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, कोई भी स्टेट लिस्ट का जो टॉपिक है, ठीक है, वहां पर लग गया प्रेसिडेंट रूल, और यहां पर जो है उसके ऊपर लॉ बना दिया गया है, ये जो है इसके बाद भी चलेगा।
ये इसके बाद भी चलेगा। तो इट इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। को टर्मिनस का मतलब ये कि ऐसा मत समझना, राइटर आपसे कह रहा है कि जब तक राष्ट्रपति शासन रहेगा तभी तक वो कानून रहेगा, नहीं, इट इज नॉट को टर्मिनस। हाथ में हाथ पकड़ के नहीं चल रहे हैं। बट सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और ऑल्टर्ड और री इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ये देखो एक आगे एक्सेप्शन, अगर हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की इस वॉइस को सुने कि भाई ना, ये तो हम चाहते ही नहीं थे कानून वगैरह बनाना, आपके दिमाग में है कि अगर सर वो नहीं चाहेगा कानून वगैरह बनाना, ऐसा कोई कानून नहीं चाहता, और ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एक लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया ऐसा जो कानून है जब राष्ट्रपति शासन हट चुका है तभी वो ऑपरेशन में रहेगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास सर उस सर्कमस्टांसिस के अंदर, उन सर्कमस्टांस के अंदर, उन परिस्थिति के अंदर चॉइस क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है। तो हियर इज एन एक्सेप्शन कि ऐसा जो कोई भी कानून है स्टेट लेजिस्लेचर उसको रिपील भी कर सकता है। आगे देखो घुमा फिरा के बात वही आ गई, सेटल हो गया मैटर, रिपील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है और री इनेक्ट कर सकता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। बस पॉइंट यही है कि उसको अपना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए, ठीक है। अगर वो यूनिकैमरल है तो ये वाला काम विधानसभा से ही हो जाएगा, बाई कैमरल है तो आप जानते ही हो विधानसभा और विधान परिषद दोनों लगेंगे। तो हमने तीसरा एस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर कर लिया, जो कि था इसके बारे में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द स्टेट फील्ड। अब हमारा एक रह गया ये सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।